पेजेंट्स और मॉडलिंग में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि आप जयपुर में पढ़ाई करने आई थी जी। तो इससे पहले आप लाइक क्या करती थी मॉडलिंग से पहले? कुछ नहीं, मैं बस स्टूडेंट थी। मैंने 12th पास किया और उसके बाद कॉलेज के लिए मैं जयपुर आई थी। तो बस एक नॉर्मल जो सबकी जर्नी चलती है वही मेरी जर्नी चल रही थी। बट बालोतरा में, और हम सुनते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली मॉडलिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं भेजा जाता है। कि एक पॉइंट पे मुझे उनको कन्विंस करना पड़ रहा था, समझाना पड़ रहा था, और दूसरे ही पल में वो उस स्टेज पे मैं परफॉर्म करी और वो मेरे सामने। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटिव्स, सोसाइटी, वो एक रोड़ा कह सकती हूँ मैं। हमेशा रहता है। आप कितना भी शायद मैं बहुत बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, आज हमारे जो प्रधानमंत्री है वो देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन लोग पीठ पीछे उनकी भी बातें करते हैं, उनकी भी बुराइयां करते हैं। तो आप ज़िंदगी में कितना भी अच्छा कर लोगे, पर आपके ही चाहने वाले लोग आपके पीछे हमेशा लगे हुए रहेंगे। तो या इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेसिज्म देखने को मिलता है, चाहे कोई डिनाई करे, लेकिन कुछ लेवल पे वो रेसिज्म। क्या आपको कभी कुछ फील हुआ जब आपका बच्चा कुछ भी कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, पर जब 4 लोग आके चीज़ें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगती है बातें कि आप बालोतरा से आती है, पश्चिमी राजस्थान से, जहाँ पे खेती भी काफ़ी लोग करते हैं, तो कभी आपने ट्राई किया, कभी फील्ड में उतरी कुछ उगाने का, या कुछ ऐसी विलेज लाइफ अगर कुछ शेयर करना चाहें? अक्सर ब्यूटी के साथ एक और क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अब बहुत कुछ बहुत जगह पे होता है, इसीलिए मैंने बोला कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज फ्रॉड्स हर जगह है, हर कदम पे है। तो आपको खुद अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। कि भावना जी, जब हम बात करते हैं ब्यूटी पेजेंट्स की, तो मैंने कहीं सुना भी है, और लाइक मेरी जो जूनियर है कॉलेज में वो भी ऐसी हैं, कुछ मॉडलिंग में गई है। तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स को ट्राई करना होता है, कि क्योंकि जब हम फॉरेन की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, तो 13 to 14 ईयर्स से ही लड़कियां जो है वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में। कोविड था, मैं घर में ही थी 7-8 महीने, 9 महीने में। उससे पहले बहुत जब तक मेरी कॉलेज लाइफ थी मैं बहुत स्किनी हुआ करती थी, लाइक 46-47 वेट था मेरा, बस इतना ही। मैं कोशिश कर करके थक गई, मुझे वेट गेन करना है, वेट गेन करना है, कभी मेरा वेट गेन नहीं हुआ। बट कोविड में पता नहीं 7-8 महीने कंटिन्यू घर में रह के क्या हुआ, मेरा सीधा 10 किलो वेट बढ़ गया। ऐसा बोला जाता है कि ये इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, हालांकि बहुत ज़्यादा रिच इंडस्ट्री इसको बोला जाता है, बहुत सारी लग्जरी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, और लोग सोचते हैं कि वाइस की लाइफ हो, बस ऐसी लाइफ होनी चाहिए। लेकिन वो सुंदर चेहरे के पीछे, वो स्माइलिंग फेस के पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रगल्स की हम यहाँ बात करेंगे। जी, जैसा कि आपने बोला ग्लैमर, तो वो ग्लैमर दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप अंदर घुस के उन लोगों की लाइफ को देखोगे तो वहाँ तक, उस ग्लैमर को दिखाने तक की चीज़ें। अच्छा, बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं, एक्टिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मॉडलिंग और एक्टिंग जुड़ी हुई है। तो क्या मॉडलिंग में भी ऐसा होता है कि शोज़ के नाम पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, या फिर कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है? जो सुंदर चेहरे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया तो कई कई दिन बिना खाना खाए सर, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसी है, लाइक अगर आपने बोल दिया नहीं खाना है, अरे ये खा ले, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। स्पेशली मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मेरी मम्मी, उनको पता है कि मुझे ये चीज़ बॉदर करेगी। आज चाहे मुझे खाने की कितनी भी इच्छा हो रही हो, बट आगे प्रॉब्लम करेगी तो वो मुझे नहीं खाने देंगे। उल्टा वो मेरा मजाक बनाने लग जाती, तू तो बोल रही थी ना कि तुझे नहीं खाना है, फिर भी तू ही आके कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। इंडियन आउटफिट और वेस्टर्न? इंडियन। ओके। करंट बॉलीवुड क्रश? नो वन। नो वन? जो मैं ही काम कर सकती। अच्छा, कभी आपको एक बहुत अच्छा ऑफर आता है, कोई इंटरनेशनल डिज़ाइनर, ओके इट्स डिप्लोमा, ओके, बहुत अच्छा ऑफर आपको आता है कि बहुत अच्छा पे है, बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, और लेकिन वो आउटफिट थोड़ा सा आपके लाइक फोटे से बाहर हैं, आप प्रेफर नहीं करती है, तो करेंगी? कि जब कोई मॉडल शुरू करती है, लाइक पेजेंट्स करना शुरू करती है वो, तो क्या पे आउट्स होते हैं उनके, लाइक कहाँ से शुरुआत होती है? पैजेंट्स में कोई भी पे आउट नहीं होता है, क्योंकि आप एक किसी भी पैजेंट को अगर आप उसका हिस्सा बनना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा से आप जा रहे हो। ये एक ऐसा, ये कंपटीशन है, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको वहाँ पे पैसा देगा। यहाँ आप अपना ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हो, आप खुद को एक ब्रांड बनाने जा रहे हो, तो वहाँ का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि
मैंने कोई Dresses. नेशनल पैजेंट किया तो उसका पूरा वार्डरोब या वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, कपड़े, मेकअप, फुटवेयर्स, एनीथिंग, वो सब कुछ आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा वेस्टर्न कल्चर में है, इंडिया में भी ऐसा है कि इंडिया एजेंसी में के है। थ्रू आप हायर होते हो, वो आपका सारा एक्सपेंस देखते हैं, बाद में आप उन्हें पे आउट करते हैं। ऐसा हुआ लाइक आपने किसी एजेंसी से जुड़ी? हाँ। तो अब जो नई लड़कियां मॉडलिंग में आती हैं, टॉप 3 एडवाइस आप क्या देंगी कि लाइक ये गलती वो ना करें? हो तो या एक शो का मतलब कितना ड्यूरेशन? 5 से 10 मिनट का एक वॉक? हाँ, हो सकता है अगर एक ही डिज़ाइनर है तो 5 से 10 मिनट का एक वॉक हो गया, अगर और भी डिज़ाइनर्स इंक्लूडेड है तो कपड़े चेंज हो जाते हैं, फिर वापस मॉडल वॉक करती है, तो इट डिपेंड्स। बट अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के साथ रनवे कर रहे हो तो आपको अच्छा अमाउंट भी मिल सकता है। अगर आप किसी इट्स लाई बिटवीन, हाँ, ये इट्स लाई बिटवीन कितना भी 5,000 से लेकर आप 50,000 तक कंसीडर कर सकते हो, अगर 1 लाख अच्छा 2 brand। लाख तक भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के साथ। सो वो जब गुजरात में थी, सो बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज अब मार्केट में आ गई है, तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसने लाइक उन्होंने एक अमाउंट उससे लिया, इट वाज बिटवीन 15 to 20K। सो वो अमाउंट उसने सबमिट किया एंड उन्होंने शुरू में अपने आप को बहुत जेन्युइन दिखाया कि हम आपका पोर्टफोलियो बना देंगे, बाद में आपको हम शोज देंगे, जो कि मॉडल्स को प्रॉमिस किया जाता है कि बाद में हम आपको शोज देंगे, लेकिन उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया 15 to 20K लिए एंड उसके बाद दे वर गॉन, वो चले गए वहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और रोज हम आपके लिए एक नई स्टोरी, एक नई पॉडकास्ट लेके आते हैं। उसी कड़ी में आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं भावना वैष्णव जी की। मॉडलिंग की दुनिया में उभरती हुई स्टार, जिन्होंने कई सारे पीजेंट्स किए, कई सारे शोज किए, और सबसे खास बात कि ये राजस्थान के बालोतरा जिले से आती हैं, जहां इंडस्ट्री में आना, लड़कियों के लिए बाहर काम करना अपने आप में एक चुनौती है। तो आज हम भावना जी से बात करेंगे, उनकी स्टोरी जानेंगे, क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने देखे, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, और साथ ही जो ये मॉडलिंग इंडस्ट्री है ये कैसे काम करती है, क्या वर्क मॉडल होता है, ये सारी चीज़ें आज हम भावना जी से समझेंगे। भावना जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, या धन्यवाद आप यहाँ आपका आई। बहुत-बहुत। तो शुरुआत हम जैसा कि आपने भी बताया और मैंने भी बोला कि आप राजस्थान के बालोतरा से आती हैं, तो क्यों लगा कि मॉडलिंग में ही आपको सबसे पहले आना है? लाइक मॉडलिंग को ही क्यों चूज़ किया? इसको मैं मॉडलिंग नहीं बोलूँगी। हालांकि मैं जयपुर पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन कोविड के दौरान बहुत सी चीज़ें बदली, बहुत सा गैप आया और काफ़ी टाइम के लिए मुझे या हम सभी को घर में ही रहना पड़ा कुछ लंबे महीनों तक। तो वहाँ पे शायद मेरा जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हुआ और मुझे अपनी पढ़ाई में वो चीज़ नहीं फील हुई कि शायद मुझे ये लगता था कि मैं किसी और जगह से बिलोंग करती हूँ या मुझे कुछ और करना चाहिए। जो सेटिस्फैक्शन होता है वो उस चीज़ से मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की थ्रू पैजेंट डायरेक्ट मॉडलिंग, क्योंकि मॉडलिंग और पैजेंट्री में एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो हम सभी आमतौर पर नहीं जानते हैं। तो मैंने अपनी शुरुआत पैजेंट से की, जहां मैंने सबसे पहले मिस राजस्थान में पार्टिसिपेट किया और मिस राजस्थान 2021 की मैं रनर अप थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और बाकी सब चीज़ें वैसे ही एक के बाद एक चलती गई। तो जैसे आपने बोला कि आपने सीधा मॉडलिंग से शुरू नहीं किया, पेजेंट से शुरू किया, तो ये जो चीज़ है जिसमें मैं भी कंफ्यूज थी और हमारी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी कि पेजेंट्स और मॉडलिंग में क्या डिफरेंस होता है? पैजेंट्स वो होते हैं जहां आप अपनी पर्सनैलिटी शोकेस करते हो, जहां आप एक पर्पस के साथ जाते हो, और पैजेंट्स में आपको बहुत ही डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ की ज़रूरत पड़ती है। हम एक तरीके से इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मान सकते हैं कि आपको पूरी तरह खुद पे हर एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है। आपका बोलना, उठना, बैठना, किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वहाँ देखी जाती हैं। तो ओवरऑल मैं एक छोटे से शब्द में कहूँगी कि पैजेंट्स में आपका प्रेजेंटेशन होता है और मॉडलिंग इसका कम्प्लीटली एक दूसरा रूप है, जहाँ आप किसी दूसरे की किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट
या हम कह सकते हैं कि आप किसी के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि अब से ये कन्फ्यूजन ना रहे कि पैजेंट्स और मॉडलिंग दोनों कम्प्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, मैं होप कर रही हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन था, जिसको लेके मैं भी कंफ्यूज थी, आपने क्लियर कर दिया और हमारी ऑडियंस भी क्लियर हो चुकी होगी कि पेजेंट एंड मॉडलिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। बट एक कन्फ्यूजन और आ जाता है कि जैसे आपने बोला कि मॉडलिंग में आप किसी ब्रांड के लिए काम करते हो, किसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए, तो वहाँ आपको पे आउट मिलता है। तो क्या पेजेंट के लिए ऐसा कुछ होता है कि मॉडल्स पेड आउट होती हैं? जी नहीं, पेजेंट्स एक तरीके का कंपटीशन होता है जहां आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, जहां आप खुद को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो वहाँ आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। हालांकि आपको अपनी तरफ से बहुत कुछ झोंकना पड़ता है, जिसमें खुद की, जैसा कि मैंने बोला कि सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आपको खुद पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वहाँ जो कुछ भी रहता है वो आपको अपनी ही तैयारी के साथ जाना पड़ता है, वहाँ आपको कोई भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। ओके, इट्स ऑन अस, लाइक जो कर रहा है पार्टिसिपेट, वो सब कुछ वही अपनी सारी प्रिपरेशंस करके जाता है। जैसे आपने अभी बोला कि आपकी स्टोरी शुरू होती है कि आप जयपुर में पढ़ाई करने आई थी जी। तो इससे पहले आप लाइक क्या करती थी मॉडलिंग से पहले? कुछ नहीं, मैं बस स्टूडेंट थी। मैंने 12th पास किया और उसके बाद कॉलेज के लिए मैं जयपुर आई थी। तो बस एक नॉर्मल जो सबकी जर्नी चलती है, वही मेरी जर्नी चल रही थी। लाइक पढ़ाई से सीधा आपने पहले आप यहाँ पढ़ने के लिए आई और अचानक से ख्याल आया कि मॉडलिंग में भी एक बार आजमा लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये 2019 में हमारे राजस्थान की ही एक लड़की जो मिस इंडिया वर्ल्ड बनी थी, तो उसकी स्टोरी से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि अगर ये सेम बैकग्राउंड और सेम लोकेलिटी से बिलोंग करते हुए अगर उस बड़े स्टेज तक जा सकती है, तो शायद मेरे जैसी सारी लड़कियां भी वो चीज़ कर सकती हैं। तो मैंने बस कोविड के दौरान जब मैं फ्री थी, हम सभी घरों में फ्री थे, तो मैंने बस एक ट्राई किया और वो ट्राई धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया और बस मैं उसके पीछे लग गई कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल सोच लिया कि अब मॉडलिंग में ही जाना है। और तो आप आती हैं राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान से, बेसिकली बालोतरा से आपने बताया। तो यहाँ पर वैसे तो राजस्थान में ही और इंडिया में भी, बट बालोतरा में, और हम सुनते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली मॉडलिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं भेजा जाता है। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपको? फैमिली शुरू से राज़ी थी? जी, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे जो चीज़ करनी थी उसके लिए शायद, हालांकि वो जो जगह है, मेरा प्यार बहुत है मेरी जगह के लिए, बट वहाँ कुछ चीज़ों की शुरुआत होनी ज़रूरी है जो अब तक नहीं थी, जो अपने घर की बेटियों को सपोर्ट करना ज़रूरी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में या पर्टिकुलर किसी एक करियर के लिए ही अपने बच्चों को सपोर्ट करें, बट एक लड़की जो भी करना चाहती है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि चाह और सपने किसी के गलत नहीं हो सकते। तो मेरी जो जर्नी की शुरुआत थी, वहाँ स्ट्रगल मम्मी पापा को मनाने का तो बहुत था, क्योंकि इनिशियल रिएक्शन क्या रहा था वो जानने में मैं ज़्यादा, जब आपने बताया कि मुझे आप पढ़ने आए, पेरेंट्स ने सोचा कि हाँ आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप सडनली डिसीजन लेती है कि आपको मॉडलिंग में भी एक बार अपना करियर ट्राई करना है, तो फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या था? जी, मैं इसके लिए अपना बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगी जो एक्चुअली हुआ था। मेरी मम्मी हमेशा से बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। मैंने छोटी छोटी चीज़ों तक जब भी जो कुछ भी करना चाहा, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रही है। उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया कि तुझे ये क्यों करना है। बट पापा को मनाने के लिए, हालांकि हम सब बेटियों को थोड़ी मिन्नतें करनी पड़ती है, तो पापा को मनाने के लिए मैंने उन्हें एक लंबा सा मैसेज भेजा था कि पापा, मैंने मिस राजस्थान में पार्टिसिपेट किया है और मैंने सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए हैं, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है, अब हमारी फाइनल जर्नी शुरू होने वाली है, तो मुझे आप प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, क्योंकि इसमें गलत जैसा कुछ भी नहीं है। मेरा सपना है कि मुझे क्राउन मिले और मैं बस वो क्राउन जीत के आना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत ऑनेस्ट शब्दों में उनसे अपने मन की सारी भावनाएं व्यक्त कर दी थी, तो वो उस चीज़ को समझ गए। और जब आप अपने दिल से अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को समझाते हो, तो वो आपकी चीज़ें ज़रूर समझते हैं, क्योंकि मेरी चाहत में कोई गलत चीज़ नहीं थी। तो जो मैंने चाहा था वो पापा ने मुझे। फिर मैं 7 दिन मिस राजस्थान के लिए जयपुर में थी और सारे कॉम्पिटिशन्स डे बाय डे, बहुत सी एक्टिविटीज़ चलती हैं जहाँ आपका जजमेंट होता है और उस बेसिस पे फाइनल डे पे
पूरे फिनाले के बाद विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। तो उस फिनाले में मेरे पापा भी ऑडियंस में बैठे थे, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि एक पॉइंट पे मुझे उनको कन्विंस करना पड़ रहा था, समझाना पड़ रहा था, और दूसरे ही पल में वो उस स्टेज पे मैं परफॉर्म करी और वो मेरे सामने आपको चेयर अप करने के लिए आए? जी, ऑडियंस में बैठे, और जैसे जैसे राउंड्स क्लियर हो रहे थे, मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, तो वो वैसे वैसे उनकी वो एक्साइटमेंट वाली आवाज़ तक मुझे सुनाई दे रही थी जब मैंने बाद में वीडियोस देखे। तो वो कंप्लीटली पूरे टाइम के दौरान मेरे लिए चेयर कर रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी। मतलब एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी बेटी की सुनी और मान गए। शुरू में थोड़ा रहा होगा, लेकिन आपने अपने आप को प्रूफ किया कि हाँ मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए हैं, आप इंटरव्यू तक पहुंची, तो उन्हें अपनी बेटी के सामने माननी पड़ी बात, और वो एंड ऑफ द डे शेयर करने के लिए भी आए। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देखते हैं समाज में कि हमारे पेरेंट्स फिर भी बच्चों के लिए या बच्चों की खुशी के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटिव्स, सोसाइटी, वो एक रोड़ा कह सकती हूँ मैं, हमेशा रहता है। आप कितना भी शायद मैं बहुत बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, आज हमारे जो प्रधानमंत्री है वो देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन लोग पीठ पीछे उनकी भी बातें करते हैं, उनकी भी बुराइयां करते हैं। तो आप जिंदगी में कितना भी अच्छा कर लोगे, पर आपके ही चाहने वाले लोग आपके पीछे हमेशा लगे हुए रहेंगे। तो उसकी चिंता मुझे लगता नहीं करनी चाहिए हमको, क्योंकि अगर आपका विजन क्लियर है, आप ये जानते हो कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है, मेरे अपनों के लिए सही है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। तो कभी ठीक है, आपने ऐसे बोला कि आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कितना ही अच्छा कर लो, लोग कुछ ना कुछ पॉइंट आपको ढूंढ ही लेंगे। लेकिन क्या आपके पेरेंट्स को कभी इन चीज़ों ने अफेक्ट किया? लाइक थोड़ा बहुत उन्होंने आपको ना बताया हो, लेकिन ये बहुत ही सच्चाई वाली बात है, क्योंकि जब आपका बच्चा कुछ भी कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, पर जब 4 लोग आके चीज़ें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगती है बातें। बट मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा का भरोसा बनाए रखा है। जो भी मैं कर रही हूँ, मैंने कभी भी उनसे कुछ छुपाया नहीं कि मैं अपनी जर्नी में कब कहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने हमेशा सारी चीज़ें बहुत विजिबल रखी है, उनसे बता के, उनसे पूछ के किया है कि पापा मम्मी मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे यहाँ जाना है। तो जब एक ट्रांसपेरेंसी होती है बच्चे और माता पिता के बीच, तो शायद वो दूसरे लोगों के बहकावे और बातें इतनी इफेक्ट नहीं करती जितना अगर आप कुछ चीज़ें अपने मम्मी पापा से छुपाते हो और फिर चीज़ें कहीं से पता चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हालांकि ऐसा मैं सबको बोलूँगी कि नहीं करना चाहिए। इफ़ आप दिल से कुछ करना चाहते हो तो मम्मी पापा को बता के करने में ही ज़्यादा अच्छाई रहती है। सो बेसिकली आप कहना चाहती हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप सच सच बता दो आपके जो भी इंटेंशंस है, जो भी आप कर रहे हो, बस कुछ छुपा नहीं होना चाहिए पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में, तो वो सपोर्ट करेंगे ही, चाहे नो मैटर कि सोसाइटी क्या बोल रही है, कितने कान भर रही है। क्योंकि ऐसा होता है, लाइक मैं भी मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ, जैसे आपने बोला कि आप एकदम टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से आते हो, तो वो अगर आप चले जाते हो कहीं भी, चाहे स्टडी के लिए जा रहे हो, करियर के लिए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पेरेंट्स के मन में रहता ही है, या फिर नहीं भी है तो सोसाइटी डाल ही देगी। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी आपके और माता पिता पेरेंट्स के बीच में होना जरूरी है। तो फैमिली के बारे में बात करते हैं। आपने बोला टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, तो कैसा क्या माहौल रहता है? क्या टिपिकल आपने बोला? जी, मेरी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, मारवाड़ी फैमिली है, जैसे कि हम बालोतरा से बिलोंग करते हैं। तो बचपन से ही मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, हमेशा बहुत सारे लोगों के बीच सराउंडेड रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पारिवारिक माहौल बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हर रिश्ते का असर एक बच्चे पे हर एंगल से एक अलग तरीके से होता है, जो उसको जीवन में आगे जाके बहुत मदद करता है या सीखने को देता है। तो एक परिवार का जो पारिवारिक माहौल होता है वो बहुत तरीके से हम कह सकते हैं कि ज़रूरी होता है, जहाँ एक बच्चा बहुत कुछ चीज़ें लेकर आगे बढ़ता है, लाइक फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली भी। तो थोड़ा सा मैं अब आपके लाइक कौन से पेजेंट्स आपने किए, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि बहुत सारे आपने पेजेंट्स किए, इंटरनेशनल भी आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मैंने शुरुआत स्टेट पैजेंट से की थी। उसके बाद मैंने एक नेशनल पैजेंट किया जहाँ मैं सिर्फ फाइनलिस्ट थी, और वहाँ मैंने कुछ टाइटल या कुछ नहीं जीता। उसके बाद
शायद मैं अपने इस फील्ड पर गिव अप या अपने इस पैशन पर गिव अप ही करने वाली थी कि नहीं, अब मैंने बहुत ट्राई कर लिया बट नहीं हो पा रहा है कुछ। लेकिन एक लास्ट ट्राई जो होता है कि हर इंसान को आई गेस करना चाहिए कि एक लास्ट ट्राई तो बनता है, तो वही एक लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया और उस लास्ट अटेम्प्ट की वजह से ही मैंने मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2023 में जीता, जहां मुझे अपने देश को दुनिया के और 80 देशों के साथ रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ओके, जैसा आपने बोला कि आप एक बार गिव अप कर चुकी थी इस जर्नी के बीच में, फिर बाद में आपने दोबारा से रीस्टार्ट किया, तो ये जो आपने स्टेटमेंट बोला है, ये कहीं ना कहीं जो मॉडलिंग करियर में चैलेंजेस हैं उनको इग्नाइट कर रहा है कि क्या चैलेंजेस रहे या ऐसा क्या हुआ, क्या ड्रॉबैक्स रहे जिसके चलते आपको लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए? देखिए, जो पैजेंट इंडस्ट्री है वहाँ कंपटीशन बहुत होता है, और जहाँ पूरे देश की बात आती है तो देश से कितनी लड़कियाँ उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही होती है, जीतना तो हर कोई चाहता है। तो जब कंपटीशन पूरे देश का होता है तो उस एक पर्टिकुलर फाइनलिस्ट की लिस्ट में आपका नाम आना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि नहीं, अब शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद को जैसा कि मैं ये मानती हूँ कि इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए अपने सपनों पे, तो वही मैंने किया और एक लास्ट ट्राई दिया जहाँ मैं सेलेक्ट भी हुई और अल्टीमेटली मैं विनर भी बनी। तो मतलब वो आपका लास्ट चांस जो आपने एक लिया वो वर्थ इट था। जी बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं ये हमने बात की, आपने अपने स्ट्रगल्स बताए, आप इंटरनेशनल भी गई। जब हम इंटरनेशनल मीडिया के बारे में बात करते हैं या इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेसिज्म देखने को मिलता है, चाहे कोई डिनाई करे, लेकिन कुछ लेवल पे वो रेसिज्म, क्या आपको कभी कुछ फील हुआ, लाइक हल्का फुल्का, अगर आपके साथ ना हुआ हो बट किसी के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें? हालांकि मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, बट ये चीज़ होती है, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो आई गेस सबको अपने तरीके से इसको हैंडल करना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर आप कहीं इतना आउट जा रहे हो, इतने अलग एक्सपोजर में जा रहे हो, तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना के रखना भी ज़रूरी होता है। तो किसी लाइक आपकी कोई मॉडल हो, कोई फ्रेंड हो, या फिर अगर आपके साथ ना हुआ हो बट किसी के साथ ऐसा कोई किस्सा कि रेसिज्म देखने को मिला हो, या क्योंकि कई मॉडल्स आके शेयर करती हैं कि कुछ हद तक तो है, होता है, बहुत कुछ होता है। अब पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को मैं शायद नहीं बता पाऊँ, लेकिन दिस थिंग इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं भी निकल रहे हो, कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हो, तो वही मैंने बोला कि दिल दिमाग दोनों का स्ट्रॉन्ग बनाए रखना हमेशा ज़रूरी होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो, या स्पेशली इस फील्ड की बात करूँ, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं करूँगी, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओगे तो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, जहाँ आपको काफ़ी कोई डिमोटिवेट भी कर सकता है, और काफ़ी जगह आप ये भी फील कर सकते हो कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, या फिर यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिल रहा है। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना भी ज़रूरी है। अगर इतनी छोटी मोटी चीज़ों से आप डगमगा जाओगे तो शायद आप जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक नहीं जा पाओगे। जैसा आपने बोला कि अगर आपको मॉडलिंग में आना है या इस लाइन में अपना करियर बनाना है, इस इंडस्ट्री में आना है, तो पेशेंस और अपने आप को, दिल और दिमाग को, और ऑफ कोर्स डिसिप्लिन, इनको आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रखना होगा। बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि कौन सी चीज़ ऐसी थी या ऐसा कौन सा एस्पेक्ट था जिसने आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट किया, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो, क्योंकि हम किसी भी लाइन में आज जाएं तो कोई ना कोई हमें ऐसे कहने वाला मिल ही जाता है कि अरे बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत गड़बड़ है, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल। मैं मेरी बात करूँ तो मेरी जर्नी में मुझे जो सबसे टफ लगा वो शायद मेरी पर्सनालिटी को इन्हांस करना था। वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज लाइक इनहैंस एज इन, अगर आप थोड़ा सा। जी, जैसे कि पैजेंट्स में मैंने कहा कि कंप्लीट आपको एक पर्सनालिटी शोकेस करनी होती है, तो मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं है कि आप आज के टाइम के हिसाब से या आप इस फील्ड के हिसाब से शुरू से प्रिपेयर्ड रहे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे एक सर्टेन टाइम पे पता चला कि इस फील्ड में ये चीज़ें होती है, ये चीज़ों पे काम करना ज़रूरी होता है। तो मैंने उन सब चीज़ों पे धीरे धीरे काम किया। मैंने मेरा कम्युनिकेशन सुधारा,
जहाँ पैजेंट्स में आपको इंग्लिश ही बोलना होता है, तो वो जर्नी थोड़ी टफ रही मेरे लिए, क्योंकि इंग्लिश वाज नॉट माय पार्ट। ओके। क्योंकि मैं कम्प्लीटली एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। देन मैं मेडिकल कॉलेज में थी, तो थोड़ा एक्सपोजर चेंज हुआ मेरा, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज उसमें इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो मैं लैंग्वेज से फेमिलियर हुई, बिकॉज मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश में रहता है। बट फिर भी जितना फ्लुएंट होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने में मुझे थोड़ा समय लगा, बट मैंने खुद पे काम किया और चीज़ें फ्लो में चलती गई। चलिए इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे कि लाइक लैंग्वेज पे आपने कैसे पकड़ बनाई या फिर कोई क्लासेस ली। उससे पहले एक मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि आप बालोतरा से आती है, पश्चिमी राजस्थान से, जहाँ पे खेती भी काफ़ी लोग करते हैं, तो कभी आपने ट्राई किया, कभी फील्ड में उतरी कुछ उगाने का, या कुछ ऐसी विलेज लाइफ अगर कुछ शेयर करना चाहें? ऐसा रीसेंट एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, बट मैंने मेरे घर में पौधे ज़रूर उगाए, क्योंकि वहाँ पे हरियाली देखना बहुत एक मुश्किल सा काम है। थोड़ा सा ड्राई रीजन है। यस, ड्राई रीजन है, और जगह जगह आपको बस ड्राइनेस दिखेगी, धूल मिट्टी दिखेगी, रेत दिखेगी, बट पेड़ पौधे हरियाली होना बहुत एक्सेप्शन हो जाता है वहाँ के लिए। तो मैंने मेरे घर पे ज़रूर हमेशा, जैसा कि पैजेंट से कनेक्ट करती हूँ मैं इस चीज़ को, पैजेंट्स में हमेशा आपको कोई ना कोई कॉज के साथ जाना पड़ता है, आपको कोई ना कोई कॉज को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहला कॉज मेरा यही उठाया था। मैंने वहाँ अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे पौधे लगाए। तो वो इसलिए क्योंकि वो शायद मैं कुछ बहुत बड़ा चेंज ना ला पाऊँ, बट वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो है उसमें मेरे कुछ पौधे लगाने से कुछ तो डिफरेंस क्रिएट होगा ही होगा। लाइक प्लांटिंग में बहुत ज़्यादा, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, और आपने कहीं ना कहीं अपने घर पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया। जी। कभी गाय भैंसों के बीच में उतरी, दूध निकाला? ऑनेस्टली हाँ, यस। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्योंकि मेरे घर में नहीं, बट मेरी मौसी है, उनके घर में गाय भैंस सब है। तो जब छोटे थे तब हम लोग छुट्टियों में वहाँ चले जाया करते थे। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगता था कि किस तरीके से। कभी डर नहीं लगा स्टार्टिंग में? डर लगता है, बट पास में कोई फेमिलियर खड़ा होता है, तो उस वक्त बहुत इंटरेस्ट आता था कि कैसे दूध निकालते हैं, कैसे चीज़ें होती है। तो ट्राई किया है मैंने। ओके, मतलब ट्राई किया है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा ऑफ कोर्स, एंड बहुत, क्योंकि आप आती हैं वहाँ से, ऐसे रीजन से, और वहाँ पे जाके आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, सिटी में भी रही है और गांव की लाइफ भी बहुत अच्छे से आपने जी है। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक था। अब दोबारा से पिछले टॉपिक पे हम आ जाते हैं। लैंग्वेज की आपने बात की कि लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर था, क्योंकि हिंदी मीडियम आपका जो स्कूलिंग था आपने बताया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मॉडलिंग में या अगर आप इंटरनेशनल भी गई हैं तो लैंग्वेज बड़ा बैरियर, उस पर कैसे काम किया आपने? उस पर मैंने क्लासेस वगैरह कुछ नहीं ली, बस यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे थे कि आप अपने कम्युनिकेशन को पैजेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से इन्हांस कर सकते हो। तो डे बाय डे वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, शब्दों की प्रैक्टिस की, प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस की। तो धीरे 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 बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो वही चीज़ करते 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 अपने आप फ्लुएंसी आती गई, और जब मैं इंटरनेशनल गई तब तक तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी थी। क्योंकि धीरे धीरे आपने कवर अप कर लिया। बस वही, इंसान को खुद पे काम करना ज़रूरी होता है। अगर आपकी कोई कमी भी है तो उस कमी पे अगर आप पीछे पड़ के काम करोगे ना, तो वो भी आपका रोड़ा कहीं नहीं बनेगी। पेजेंट्स की जब हम बात करते हैं, लाइक जो मॉडल्स होती हैं या जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, तो अक्सर ब्यूटी के साथ एक और क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो है कि आपके करंट अफेयर, आपकी जीके बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस पे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ा या शुरू से आप इंटरेस्टेड थी? इसमें क्वालिफिकेशन या जीके जैसा कुछ भी नहीं होता है। पैजेंट्स का पैटर्न होता है कि जब आप, जो फाइनल नाइट होती है जहाँ एक विनर बनने वाला होता है, तो वहाँ एक जो टॉप 5, टॉप 10 जो भी रहते हैं उनसे क्वेश्चन पुट किया जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो जीके से रिलेटेड हो या किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड हो, वो ऐसा नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीज़ यही होती है, जैसे कि आपने भी मुझे यही क्वेश्चन पूछा है, बट ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि जो जजेस हैं वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे जो कम्प्लीटली सिर्फ आपसे रिलेटेड हो, बेसिकली अबाउट योर पर्सनालिटी। यस, जो आपने थ्रू आउट द जर्नी आपने जो जो अपने बारे में बताया है, या जो जो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, आपने अपना बैकग्राउंड बताया है, तो
ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड ही होते हैं। और कभी कभार या हाँ हो सकता है कि कोई करंट अफेयर्स के बारे में आपको कुछ भी पूछ ले जो रिलेटेबल होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी कुछ भी उठा के क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया। तो हाँ, थोड़ा अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। और खुद के बारे में तो सबको अच्छे से पता ही होता है, तो आंसर करने में डिफ़िकल्टीज नहीं होती। सो बेसिकली जब हम पेजेंट्स में जाते हैं या बड़े बड़े जो पेजेंट्स होते हैं उनमें एक बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप क्या थॉट प्रोसेस लेके आगे बढ़ रहे हो या आपका मोटो क्या है। अगर आप जीतते हो आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करोगे या आप क्या चेंज चाहते हो, ऐसा कुछ आपके लिए क्वेश्चन आया होगा, तो आपका क्या मोटो था? जी, तो पेजेंट्स जैसा कि मैंने बोला कि पर्पस के लिए ही आपको एक पर्पस लेके ही चलना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बहुत इनिशियली जब शुरुआत थी तब सिर्फ पौधों को इंक्लूड किया था। वो सबके लिए शायद सिर्फ पौधे होंगे, बट वहाँ के लिए वो सिर्फ पौधे नहीं है। और धीरे धीरे चलते हुए बहुत सारे जो भी ब्यूटी क्वींस रहती है सबको बहुत से कॉजेज़ इंक्लूड करने पड़ते हैं, जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिसको जो लगता है वो अपने कॉज को लेकर आते हैं, उस पर काम करते हैं और थ्रू आउट द जर्नी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ़ वो विनर बनती है तो वो अपने कॉज को आगे भी सोसाइटी के सामने ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करने की कोशिश मतलब एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पेजेंट्स का, कि आपको सोशल इश्यूज़ पे कुछ ना कुछ चीज़ों का किसी भी बारे में कोई ना कोई पर्पस लेके चलना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसा आपने बताया कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि आपका कॉज बहुत ज़्यादा अभी हम जब बात कर रहे थे ऑफ कैमरा तब आपने बताया कि लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि ब्यूटी पेजेंट्स ब्यूटी के लिए होते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा आपकी इनर पर्सनालिटी के लिए, कि अंदर से आप कितने सुंदर हो उसको लेके वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, ये सबके दिमाग में यही रहता है कि जो भी पेजेंट्स होते हैं वहाँ सिर्फ जो सुंदर चेहरे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं थ्रू आउट एक ही बात बोलते जा रही हूँ कि पेजेंट में एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा जाता है, और चाहे 30 लड़कियाँ खड़ी है उसमें जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी शाइन करेगी वही जाके विनर बनेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की उन 30 में से सबसे सुंदर हो। तो यहाँ ब्यूटी मैटर नहीं करती, यहाँ आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस मैटर करता है। यहाँ आपकी जो ओवरऑल इनर स्ट्रेंथ है या आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या मैसेज खुद क्या मैसेज रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही इसका नाप तोल रखें। तो यहाँ बहुत सी और भी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। बिल्कुल, सिर्फ फेस का ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है, अंदर से आप कितने सुंदर हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके भावना जी, जब हम बात करते हैं ब्यूटी पेजेंट्स की तो मैंने कहीं सुना भी है, और लाइक मेरी जो जूनियर है कॉलेज में वो भी ऐसी है, कुछ मॉडलिंग में गई है, तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स को ट्राई करना होता है कि क्योंकि जब हम फॉरेन की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, तो 13 to 14 ईयर्स से ही लड़कियां जो है वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ एज क्राइटेरिया है? एज क्राइटेरिया मॉडलिंग में तो नहीं होता है, बिकॉज मॉडलिंग जैसा कि ब्रांड रिप्रेजेंटिंग होती है जहां आप किसी और का काम कर रहे होते हो, तो वो भी एक प्रेफरेंस होती है कि कोई 50 साल की उम्र का व्यक्ति भी वो काम कर सकता है, और जिसकी रिक्वायरमेंट जैसी होती है उस एज ग्रुप के साथ वो काम किया जाता है। तो जो बहुत अर्ली एज में चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देते हैं वो इसलिए होता है कि क्योंकि वो उस फील्ड के बारे में और उन सारी जानकारियों से अवेयर होते हैं, तभी वो बहुत ही शुरुआती स्टेज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, रादर देन जिसको बहुत लेट पता चलता है कि हाँ ये भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ भी हम काम कर सकते हैं। तो लेट शुरुआत करने वाला इंसान हालांकि कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स उसके लिए रहते ही हैं, रादर देन जो जल्दी स्टार्ट कर रहा है। तो जिसको ज़्यादा जानकारी होती है, जिसके ज़्यादा सोर्सेज रहते हैं, वो उतना जल्दी स्टार्ट कर देता है। डिपेंड्स ऑन देयर नॉलेज। मतलब बेसिकली अगर आप जल्दी शुरू कर देते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आपने लेट स्टार्ट किया तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक। हालांकि कुछ कुछ हो सकता है कि आपको कुछ लाइक एक्सपीरियंस में या जो चीज़ें आपको जल्दी सीखनी होती है उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। तो आपने जब मॉडलिंग शुरू की तो कॉलेज के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने बोला शायद? मैंने कॉलेज का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने सबसे पहला पैजेंट किया, और एक पैजेंट मेरा होने के बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। तो मॉडलिंग 2021 में जब मिस राजस्थान मैंने किया उसके बाद में ही शुरुआत करी है मैंने।
उससे पहले नॉर्मल बेसिक लाइफ थी मेरी। तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन होती गई। तो जैसे आपने बोला कि मॉडलिंग में आपने शुरुआत की, तो जब हम बात करते हैं मॉडलिंग की तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि लाइक ऐसा बोला जाता है कि इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, हालांकि बहुत ज़्यादा रिच इंडस्ट्री इसको बोला जाता है, बहुत सारी लग्जरी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है और लोग सोचते हैं कि वाइस की लाइफ हो, बस ऐसी लाइफ होनी चाहिए। लेकिन वो सुंदर चेहरे के पीछे, वो स्माइलिंग फेस के पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रगल्स की हम यहाँ बात करेंगे। जी, जैसा कि आपने बोला ग्लैमर, तो वो ग्लैमर दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप अंदर घुस के उन लोगों की लाइफ को देखोगे तो वहाँ तक उस ग्लैमर को दिखाने तक की चीज़ें, उसके लिए आपको अपनी बॉडी फिट रखनी पड़ती है। हाँ, यही मैं आपको थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी क्वेश्चन कि लाइक क्या क्या प्रिपरेशंस होती है, क्योंकि एक शो के पीछे एक मॉडल की 2 से 3 साल की मेहनत होती है, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा ऑफ कोर्स आई नो होता भी होगा। तो क्या क्या प्रिपरेशंस आपको करनी होती है थ्रू आउट द जर्नी? जी, तो मेरी खुद की जर्नी 3 से 4 साल की थी। जब मैंने पहले साल से लेके चौथे साल में मैंने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल जीता था, तो वो 4 साल की एक तरीके से मैं प्रिपरेशन ही बोल सकती हूँ, जो मैंने इंटरनेशनल जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो जहाँ आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है, अपनी स्किन पे ध्यान देना पड़ता है, वोकैबुलरी एंड ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिस की बात है, बट फिजिकली खुद को खुद की अपीयरेंस को सुंदर हमेशा रखने के लिए आपको खुद पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको खाना कंट्रोल करना पड़ता है। और जो चीज़ आपने शायद कभी सोची ना हो कि नहीं मैं तो कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैं कभी मीठा नहीं छोड़ सकती, मैं कभी इस खाने को अवॉइड नहीं कर सकती, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कि आपको चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। तो उस ग्लैमर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ खुद में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तब जाके आप उस लायक खड़े होने लायक रहते हो कि नहीं कोई आपसे इंस्पिरेशन ले सके। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए क्या रहा, डाइट चेंज करना या फिर एक्सरसाइज या कुछ और? ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं कुछ मुझे याद आता, क्योंकि मैंने हर चीज़ में बहुत काम किया है। ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं था कि इस चीज़ पे ही मैंने ज़्यादा मेहनत की हो या इस चीज़ में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो। मैंने हर चीज़ को बारीकी से हमेशा सीखना और समझने की कोशिश की है, तो एक एक पैरामीटर्स पे अच्छे से काम किया है हमेशा। बिल्कुल एज सच नहीं, मतलब एज सच कुछ आपके लिए स्पेसिफिक नहीं रहा, आपने हर चीज़ पे फोकस किया एंड वो उसने आपको पे भी किया, लाइक वर्थ इट था, सब कुछ था। आजकल जब हम बात करते हैं मॉडलिंग बहुत ज़्यादा नई भी नहीं है, बहुत पेजेंट्स होते आ रहे हैं, लेकिन आजकल ये चीज़ मैंने भी फील की है और हम सुन भी रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में एक नया फैशन शो खुल गया है, लाइक दैट। सो लाइक हर कोई आज एक नया फैशन शो खोल रहा है, ये यहाँ लाइक हो गया या ब्रांड्स वगैरह करवाते रहते हैं, लेकिन इनमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह के स्कैम्स, क्योंकि आप जिन फैशन शोज़ की बात कर रहे हैं वो फैशन शोज़ किसी न किसी मैं कह सकती हूँ कि बिजनेस परफॉर्मेंस मान लीजिए इसको, क्योंकि हाँ कोई ना कोई ब्रांड बिजनेस इंक्लूड होता है जिसका उस शो के दौरान शोकेस किया जाता है सब चीज़ों को। तो ये एक तरीके से फैशन शो है, ना कि पैजेंट है। पैजेंट में हम किसी और को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हम सिर्फ कंटेस्टेंट को प्रेफरेंस देते हैं कि कंटेस्टेंट खुद क्या है, रादर देन कि फ़ैशन शोज़ में डिज़ाइनर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है ज़्यादातर, और जो उसमें इंक्लूड हो रहे होते हैं और भी लोग उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो हम उन फैशन शोज़ को एज अ पैजेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ओके, पैजेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये ठीक है, हमने समझ लिया, क्योंकि वो किसी के प्रॉफिट के लिए पैजेंट्स नहीं होते हैं, वो हमेशा टाइटल के लिए होते हैं और वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कराती है जो कि करवाती आ रही है। और मॉडलिंग और फैशन शोज़ की हम बात करें वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए होते हैं। लेकिन आजकल जो बहुत सारे फैशन वीक्स हो रहे हैं, लाइक बड़े बड़े की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट बेसिकली जो गली मोहल्ले में हो रहे स्कैम्स भी उनमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो कैसे अवेयर रखा जा सकता है जो नई लड़कियां हैं जो मॉडलिंग में आ रही है, तो ये स्कैम्स उनके साथ ना हो? तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन या नए लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार उनके बारे में कंप्लीट जानकारी ज़रूर लें
कि वो लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और उनका जो इवेंट या जो भी कराने का तरीका है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो जब आप पूरी तरीके से इस फील्ड में नए हो तो आंखें बंद करके आपको कहीं भी नहीं जाना होता है, आपको लोगों को टटोलना पड़ता है और आपको अपने लिए सेफ़ एनवायरनमेंट चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं भी जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, उससे पहले रिसर्च ज़रूर कीजिए। सिर्फ इस दौड़ में मत भागिए कि नहीं मुझे तो मॉडलिंग में जाना है या मुझे तो ये करना है, तो बस मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं आंखें बंद करके उसमें घुस जाऊं, तो वहाँ शायद आप कुछ भी एक्सपीरियंस झेल सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा समझ के चीज़ों को कैरी ऑन करें। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछने का एक रीज़न था क्योंकि लाइक मैं अगर बात करूँ तो मेरी एक कॉलेज में जूनियर है, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा मॉडलिंग की तरफ लाइक टेंटेड रही है। शी वाज लाइक कि दीदी मुझे मॉडलिंग में जाना है। नो, शी वाज अ चाइल्ड, लाइक शी इज़ अ टीन। सो वो जब गुजरात में थी, सो बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज अब मार्केट में आ गई है। तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसने लाइक उन्होंने एक अमाउंट उससे लिया, इट वॉज बिटवीन 15 to 20K। सो वो अमाउंट उसने सबमिट किया एंड उन्होंने शुरू में अपने आप को बहुत जेन्युइन दिखाया कि हम आपका पोर्टफोलियो बना देंगे, बाद में आपको हम शोज़ देंगे, जो कि मॉडल्स को प्रॉमिस किया जाता है कि बाद में हम आपको शोज़ देंगे। लेकिन उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया, 15 to 20K लिए एंड उसके बाद दे वर गॉन, वो चले गए वहाँ से। तो इस तरह का एक्सपीरियंस लाइक आपको कभी देखने को मिला या सुनने को मिला कि ऐसा किसी मॉडल के साथ हुआ है? ऐसा बहुत कुछ बहुत जगह पे होता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज फ्रॉड्स हर जगह है, हर कदम पे है। तो आपको खुद अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट में सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, वहाँ आप अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना नॉलेज सब कुछ इन्वेस्ट करते हो। तो आपको एक सही जगह का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, अगर आप वहाँ से आपको चीट या फ्रॉड होता है तो आपका मोटिवेशन भी अल्टीमेटली डाउन हो ही जाता है। बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। आप डीमोटिवेट हो सकते हो या फिर आप उस काम के लिए कभी आगे बढ़ना ही ना चाहो, क्योंकि वो एक बैड एक्सपीरियंस आपके दिमाग में इस तरीके से घर कर जाता है कि नहीं, मतलब आप हर चीज़ को फिर उसी नापतोल में जज करने लग जाते हो। तो इसलिए आपको चूज़ करना बहुत दिमाग से ज़रूरी है कि आप कहाँ क्या करने जा रहे हो। चलिए, थोड़ी सीरियस बातें हमने कर ली, अब थोड़ा सा फन पार्ट में आएंगे कि इतने सारे शोज़ आपने किए, सबसे यादगार कोई किस्सा या सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस तरह के शोज़ में आता है? लाइक कौन से ज़्यादा शोज़ जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ब्रांड शूट हो गया या फिर कुछ, किस तरह के शोज़ आप ज़्यादा इन्जॉय करती हैं? शूट्स वगैरह तो डेली रूटीन का हिस्सा है, वो सब चलता रहता है। बट जब स्टेज पे मैं रही हूँ और मैंने 2 बार क्राउन पहना है स्टेज पे रहते हुए, तो वो जो मोमेंट था, और स्पेशली जो मेरा रनर अप वाला, शायद चाहे पहला था मेरा, बट मेरे पापा मेरे सामने थे और मुझे क्राउन मिल रहा था, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेस्ट। यस, ऑलवेज स्पेशल होता है, ऑलवेज स्पेशल। ओके, सो अगर रैम्प वॉक्स में जब लाइक रैम्प पे मॉडल्स वॉक करती है, बहुत सारे ब्लंडर्स भी हो जाते हैं कई बार, लाइक आपकी स्टिचिंग निकल गई, हील्स टूट गई, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? और हुआ तो कैसे आपने टैकल किया उसको? हाँ, ऐसा मेजर कुछ नहीं हुआ, बट ड्यूरिंग माय पैजेंट फिनाले हमको बहुत हैवी आउटफिट्स पहनाए गए थे, जो कम्प्लीटली हैंड वर्कड आउटफिट्स थे, तो बहुत भारी लहंगे थे। तो चलते चलते मैं मेरे फिनाले में स्लिप हुई हूँ बहुत बुरे तरीके से। बट हमको हमारी जर्नी में सिखाया जाता है, और ख़ुद भी सीखना ज़रूरी होता है कि स्टेज पे आप गिर जाओ, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में खुद को हैंडल करना, दैट इज़ द मेन की, कि आप खुद को वापस कैसे हैंडल करके खड़े होके वॉक कर रहे हो या अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। लाइक नो मैटर कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता है, बट रियल एग्जाम ही आपका वही है कि वहाँ आप अपने आप को कैसे संभाल रहे हो और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपके फेस पे वो नहीं दिखना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है बेसिकली। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि ब्लंडर्स हुए, ऐसा कोई मज़ेदार किस्सा हुआ हो, कोई कुछ हंसा देने वाला, अगर आप लाइक ड्यूरिंग द वॉक लाइक किसी मैं कहूँगी कोई एडमायरर हो जिसने लाइक कमेंट कर दिया हो कि यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, ऐसा कुछ हुआ हो कि बहुत आपको अच्छा लगा हो?
ये तो हमेशा चलता रहता है कहीं भी किसी भी शो में। तो ड्यूरिंग द वॉक ऐसा नहीं होता कि कोई भी उठ के कोई भी सामने से कुछ भी बोला, आपको सुनाई भी नहीं देगा, इतना म्यूजिक होता है, सब कुछ इतना लाउड होता है, कोई अगर कुछ बोल भी रहा होता है तो आपको नहीं पता चलता है। बट अदर देन दैट कि आप लोगों से उसी मोमेंट में अगर लोगों से मिल रहे हो तो लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लोग आपको प्रेज़ करते हैं कि हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आप अच्छे लग रहे थे, आपने बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से आंसर किया, बहुत अच्छे वॉक थे। तो ये सब चीज़ें आपकी जर्नी का हिस्सा रहती है हमेशा। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं जो भी हम बात करेंगे, कुछ मिथ्स मैं चाहती हूँ कि ब्रेक हो, जो मैंने सुने मेरे दिमाग में, और आई होप सो कि शायद ऑडियंस के दिमाग में भी हो। सबसे बड़ा मिथ्स होता है जो मैंने सुना है कि जो मॉडल्स होती है, अगर कभी उन्होंने ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया तो कई कई दिन बिना खाना खाए, सर ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बिना खाए कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है, चाहे आपको वेट कम करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, भूखे रह के आप कुछ नहीं कर सकते हो, कभी करना भी मत, मैं यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि इफ़ आपका वेट पुट ऑन हो भी गया है और अगर आपको चाहिए कि मुझे वापस से पतला होना है या फिर मुझे जैसे भी अपनी बॉडी को मैनेज करना है, तो उसका एक सर्टेन तरीका होता है कि आपको इस तरीके से ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा और आपका इजीली वेट रिड्यूस हो जाता है। तो भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई रहता है तो वो फिर काम ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं आज पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, तो मैं परसों काम नहीं कर पाऊंगी। तो इट्स बेटर कि आप पहले से डिसिप्लिन रहें। यस, पहले से डिसिप्लिन रहे, और हो जाता है वेट गेन वेट लॉस चलता रहता है। मेरे साथ भी होता है, कभी 4-5 किलो बढ़ जाता है, कभी फिर उसको वापस कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती है। बट उसका एक सर्टन तरीका होता है, एक सर्टन डिसिप्लिन में एक मैनर रहता है, उसी में हमको। अच्छा चलो, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। आप मारवाड़ी फैमिली से आती हो, हाँ। आपने वेट पुट कि बढ़ जाता है, कभी मम्मी ने फोर्स नहीं किया कि घी खा लो, घी कुछ नहीं होता, एक दिन खा लो घी से बनी रोटी? क्योंकि राजस्थान में बेसिकली घी कल्चर बहुत ज्यादा है, स्पेशली मारवाड़ी फैमिलीज में, तो मम्मी ने कभी जबरदस्ती खिला दिया हो? घी हैवी खाना सब कुछ रहता है, बहुत बहुत डिलीशियस फूड है हमारे वहाँ का। तो डाइट भूल जाते हो जब राजस्थानी खाना सामने आता है? देखो, जब कोविड था, मैं घर में ही थी 7-8 महीने 9 महीने। मैं उससे पहले बहुत जब तक मेरी कॉलेज लाइफ थी, मैं बहुत स्किनी हुआ करती थी, लाइक 46-47 वेट था मेरा, बस इतना ही। मैं कोशिश कर करके थक गई, मुझे वेट गेन करना है, वेट गेन करना है, कभी मेरा वेट गेन नहीं हुआ। बट कोविड में पता नहीं 7-8 महीने कंटिन्यू घर में रह के क्या हुआ, मेरा सीधा 10 किलो वेट बढ़ गया। या फिर यूँ कहें कि मम्मी ने खिला दिया, हो सकता है, सीधा 10 kg सीधा मैं 47-8-9 से बढ़ते 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 61 तक पहुंच गई। तो वो बहुत एक्सट्रीम था मेरे लिए, और वो इतना एक्सट्रीम था कि मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पाई कि मेरा वेट इतना बढ़ गया। और जब एक रियलिटी चेक मिला मुझे कि नहीं भावना, अब वेट बहुत बढ़ गया है सच में, तब मैंने अपनी पर्सनालिटी में एक चीज़ डेवलप कर दी कि नहीं, अब ये चीज़ नहीं खानी है, अब ये चीज़ नहीं खानी है। तो वो एक चीज़ इनबिल्ड हो गई मेरे। उसके बाद से मतलब कभी वो मैं कहूँगी क्रेविंग नहीं आई उसके बाद? बहुत आती है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, बट सर्टन पॉइंट्स पे मुझे लगता है कि नहीं, आज नहीं खाना है तो नहीं खाना पड़ता है। और मेरे घर में, जैसे कि आपने मम्मी की बात की, तो मेरे घर में मैंने ये, जब मेरा वेट पुट ऑन हो गया था तो मैं बहुत इस चीज़ को लेके पर्टिकुलर हो गई थी, मम्मी आपको मुझे ये चीज़ नहीं खाने देनी है तो नहीं खाने देनी है। तो जब ऐसा होता था कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता था तो मेरे घर वाले मेरे हाथ से छीन लेते थे, तुझे नहीं खाना है ना, तो तुझे नहीं खाना है। ओके। तो वो ऐसे हो जाया करता था, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सेटल हो गई। लाइक फैमिली ने अडेप्ट कर ली वो क्वालिटीज। यस, क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसी है, लाइक अगर आपने बोलिए नहीं खाना है, अरे ये खा ले, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। मैं स्पेशली मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मेरी मम्मी, उनको पता है कि मुझे ये चीज़ बॉदर करेगी, आज चाहे मुझे खाने की कितनी भी इच्छा हो रही हो, बट आगे प्रॉब्लम करेगी, तो वो मुझे नहीं खाने देंगे। उल्टा वो मेरा मजाक बनाने लग जाते, तू तो बोल रही थी ना कि तुझे नहीं खाना है, फिर भी तू ही आके कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। ओके, फैमिली सपोर्ट पूरा देखने को मिला मतलब। और डिसिप्लिन आपने छोड़ा नहीं है अभी तक भी? अभी तक भी, बिल्कुल। अच्छा, मॉडलिंग करियर में अब आपका गोल क्या समझती हैं कि आपको ये स्पेसिफिक मेरा गोल है, यहाँ तक मुझे जाना है? हाँ, तो मॉडलिंग तो एक ऐसा है कि अनसर्टेन करियर है, एक लिमिटेड टाइम तक आप इस करियर को फॉलो कर सकते हो। और मैंने पैजेंट्स में मेरा ये था कि मुझे
मिस इंडिया का क्राउन चाहिए था, जो मुझे भगवान की दया से और खुद की मेहनत से मिला भी। और उसके बाद मॉडलिंग तो चल ही रही है, शूट्स, कमर्शियल सब चलते ही रहे हैं। बट अल्टीमेटली मेरा गोल इस फील्ड से रिलेटेड शायद कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाए और मुझे अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना था। मुझे कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए था, तो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ की भी शुरुआत की, साथ ही साथ मॉडलिंग के चलते चलते। हालांकि चीज़ें टफ रही, बट मुझे ये है कि लाइफ में कुछ अल्टीमेटली अच्छा करना ही है, क्योंकि आज तक जब मैंने अपने लिए जो टारगेट सेट किए हैं वो छोटे नहीं रखे हैं, तो आगे भी मुझे अपने लिए जो टारगेट सेट करने हैं वो ऐसे ही रखने हैं कि मैं चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े, बट उन टारगेट्स को अचीव करना है। बिल्कुल, जैसे अभी आप आपने बताया कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, अभी आपका अपना बिजनेस भी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। मैंने 1 साल की मेहनत लगा के, बहुत सोच विचार करके, बहुत कुछ प्रिपरेशंस करके मैंने लास्ट ईयर अपना ब्रांड लॉन्च किया था, लेबल पिलौर, और जो कि कम्प्लीटली इंडियन ब्रांड, इंडियन क्लोथिंग ब्रांड है। और अब बस उसी की जर्नी चल रही है विथ माय मॉडलिंग थिंग्स ऑल्सो। तो उस पे ऐसा है कि अभी तक बहुत नए स्टेज पे है, तो हम काम कर ही रहे हैं। अच्छा, जैसा कि ये ड्रेस, हाँ मैं यही पूछने वाली थी, बहुत सुंदर है, ये आपका खुद का ब्रांड है? जी, ये मेरे खुद के ब्रांड का आउटफिट है जो मैंने अभी पहना हुआ है, और ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट भी है। अच्छा, हम ऐसा ड्रेस लें, डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ओके, बिल्कुल मिलेगा। बहुत सुंदर ड्रेस है आपका एंड इट्स रियली सूट्स यू। थैंक यू, थैंक यू। तो इंडियन आपका बेसिकली रहता है ब्रांड? जी, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैंने क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर है उसी से लोग हमेशा जुड़े रहे। हालांकि वेस्टर्न सब पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं ओकेजनली हम सब इंडियन ही प्रेफर करते हैं। तो मेरा ब्रांड अभी तक तो स्पेशली ओकेजन ड्रिवन आउटफिट्स पे ही काम कर रहा है। तो हम कपड़े भी ऐसे पहने जहाँ हम अच्छे भी लगे, सुंदर भी लगे, स्टाइलिश भी रखें, और ट्रेडिशन भी हमारे साथ कनेक्टेड हो। इट्स लुकिंग लाइक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ ना? जी, तो आपका कल्चर भी आपके साथ है और आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट भी कर पाओ, तो मेरे ब्रांड का मेन मोटो यही है। चलिए, ब्रांड के बारे में आपने बताया, बैक टू द टॉपिक आते हैं अब मॉडलिंग के बारे में ही। तो अब जो नई लड़कियां मॉडलिंग में आती हैं, टॉप 3 एडवाइस आप क्या देंगी कि लाइक ये गलती वो ना करें या फिर इन चीज़ों से बचे, ताकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो? बिल्कुल, तो अभी जो भी नए इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहें, तो सबसे पहला और मेन पॉइंट मेरा यही रहेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया, कि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हो, किन्हीं भी लोगों के साथ काम कर रहे हो, आपको उन लोगों के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं आप किसी भी तरीके से गलत लोगों से ना जुड़ जाएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ऑलरेडी नोन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अच्छे पैजेंट्स हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो छोटे हैं भी बट अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को ज्वाइन करें और अपनी जर्नी स्टार्ट करें। और जैसे कि पैजेंट्स के लिए स्पेशली ये है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें जैसे वॉक करना और आपका कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें कहीं सीखने जाओ तो अच्छी बात है। फिज़िकली अगर आप कहीं से सीख पाओ तो बहुत अच्छा है, बट अगर ना सीख पाओ तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए। खुद अपने घर में आप वॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको एक बेसिक नॉलेज लेके आना ज़रूरी है कि इस फील्ड के लिए मुझे ये पॉइंट्स पे काम करना ज़रूरी है, तो आप उन पॉइंट्स पे काम करके फिर ही एंटर करें, तो उससे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। चाहे मॉडलिंग हो, चाहे पैजेंट्स हो, तो आपकी एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी बाकी लोगों से, क्योंकि आप अपने आप ऑलरेडी उस चीज़ पे काम करके आए हो। तो जैसा आपने बोला कि अगर आप कहीं सीख सकते हो तो वेल एंड गुड है, वरना आप सोशल मीडिया का भी साथ ले सकते हो। बिल्कुल, आपने शुरू किया, आप भी एक फ्रेशर थी और आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, क्योंकि बहुत बेसिक फैमिली से हम आते हैं राजस्थान में। तो आपने क्या प्रेफर किया, कोई इंस्टीट्यूशन या फिर सोशल मीडिया? नहीं, उस वक्त इतने इंस्टीट्यूशंस थे भी नहीं, आज तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर थे भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो वैसे तो ज्वाइन करने का कभी सोचा ही नहीं। जो भी सीखा वो सिर्फ मैंने स्पेशली जो किया वो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख के सब चीज़ें खुद से प्रैक्टिस की,
तो करते करते ही मैंने सारी चीज़ें सीखी है, जिसमें चाहे मेकअप हो, चाहे अपना ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, वॉक हो, सब चीज़ों पे काम मैंने ऑनलाइन सर्च कर करके ही किया है। मतलब सब कुछ खुद से किया, किसी सब कुछ खुद इंस्टीट्यूशन से का किया। आपने हेल्प नहीं नहीं। लिया। अच्छा, जब हम बात करते हैं पेजेंट्स की तो दो, आई थिंक एज आई नो कि दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक में जो फ्रेशर मॉडल्स होती है और एक में जो मैरिड वंस होती है, उनके लिए मिसेस करके कोई कंपटीशन होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या डिटेल्स होती है? जो मिस का रहता है वो तो हम सब जानते हैं कि मिस के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो मिसेस में भी पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है और बहुत सारे मिसेस पैजेंट्स भी अब हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ बहुत सारी मैरिड विमेंस भी पैजेंट्स को ज्वाइन करती हैं, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है, इवन आफ्टर मैरिज, इवन आफ्टर किड्स, वो खुद को इतना केपेबल करके उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करती है और वही अपनी जर्नी परस्यू करती है। लाइक दो तरह के ये सेगमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। ओके। मिसेस के लिए पैजेंट्स, मिसेस के लिए भी अगर आपको कोई भी पैजेंट ज्वाइन करना है तो आप इंटरनेट पे आराम से ऑथेंटिक पैजेंट्स ढूंढ सकते हैं और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कभी फेवरिज्म हमें हर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, कभी मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि फेवरिज्म की कोई किसी की रेफरेंस से, जानकारी से किसी को जिता दिया हो, या आपने कभी कहीं परफॉर्म किया हो तो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार यहाँ पे इन्होंने फेवरिज्म कर दिया है, ये या फिर मैं डिजर्व करती थी लेकिन लड़की अलग बाजी खेल गई क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट्स। ये एक हार्श रियलिटी है जो हम सब नहीं चाहते कि एग्जिस्ट करे, बट एग्जिस्ट करती है। फेवरिज्म चलता है, जो कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान बहुत मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके उस जगह तक पहुंचता है और उसके बाद इसके चलते कोई और जीत जाता है जो शायद उतना डिजर्विंग नहीं हो जितना कि कोई और हो सकता था, तो वहाँ पे बहुत तकलीफ भी होती है कि ये शायद नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी एक एस्पेक्ट है मॉडलिंग इंडस्ट्री। मैंने भी अपनी जर्नी में फील किया है और ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं टैलेंट हाइड कर देता है, कर दिया जाता है। ट्रू, दैट्स ट्रू। बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट्स और पैसा लेके। हर जगह, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब जगह यही होता है, बट काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो रियल टैलेंट्स को ही प्रमोट करते हैं, जो एक्चुअली हार्ड वर्क करता है, जो अपनी पर्सनैलिटी ओवरशाइन करता है, उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। बट कुछ जगहें होती हैं जहाँ चलता है ये फेवरिज्म, इस तरह से फेवरिज्म चलता है भी। ये भी एक डार्क रियलिटी है। अच्छा, बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं, एक्टिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मॉडलिंग और एक्टिंग जुड़ी हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा हो गई, या फिर अभी जो नई बनी है मानुषी छिल्लर की अगर हम बात करें, ऐश्वर्या राय, ये बड़े बड़े पेजेंट्स करके आई हैं, सुष्मिता सेन जीत के भी आई हैं और इसके बाद इन्होंने एक्टिंग में अपनी शुरुआत की। बिल्कुल। बॉलीवुड में भी कास्टिंग काउच देखने को मिलता है अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, तो क्या मॉडलिंग में भी ऐसा होता है कि शोज के नाम पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, अगर है आप बता सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ होता है? मेरी जर्नी में मैंने ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया, मेरी जर्नी हमेशा बहुत स्मूथ रही है, तो पर्टिकुलरली मैं किसी चीज़ पे नहीं बोल पाऊँगी कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बिकॉज सुनी सुनाई बातों पे बोलना इज़ ईजी। बट लाइक ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत एक्ट्रेसेस ने एक्सेप्ट किया है कि ऐसा होता है। इनिशियली कोई नहीं बोलता था, बट बाय द टाइम हम आजकल बहुत सुनते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें होती है, तो शायद यहाँ पे भी होता होगा, बट आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है कुछ जगहों पर। यहाँ ऐसा होता है कि आप खुद अपने लिए एक सर्टन बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हो कि नहीं मुझे इतना ही काम करना है, अगर मुझे ये काम मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो भी ठीक है, तो वहाँ आपके लिए शायद आपकी जर्नी थोड़ा इजी हो जाती है, रादर देन कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ एनी हाउ चाहिए, तो थोड़ा जर्नी में भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अच्छा, जब शुरुआती दिन होते हैं मॉडल्स के, तो वो किसी एजेंसी के थ्रू आती है, ऐसा वेस्टर्न कल्चर में है, इंडिया में भी ऐसा है कि एजेंसी के थ्रू आप हायर होते हो, वो आपका सारा एक्सपेंस देखते हैं, बाद में आप उन्हें पे आउट करते हैं, ऐसा हुआ? लाइक आपने किसी एजेंसी से जुड़ी? हाँ, मॉडल? नहीं, मैं किसी एजेंसी से नहीं जुड़ी, बट इंडिया में ऐसा रहता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, जहाँ बहुत
हाई फैशन और रनवे। साथ ही सुना ये भी जाता है कि ये जो मॉडलिंग एजेंसीज होती है पहले आपके एक्सपेंस के लिए पे करती है, लेकिन बाद में एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। लाइक आपकी लाइफ आपकी नहीं रहती है, वो उनकी ज़्यादा हो जाती है, उनके अकॉर्डिंग आपको शोज़ करने हैं। राइट। हाँ, तो जो हाई फैशन रनवेज होते हैं, जो कमर्शियल्स होते हैं, तो जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, तो वहाँ एक मॉडल को एजेंसी के हिसाब से ही चलना होता है, क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं कि अगर कोई रनवे हो रहा है तो वो एक डिज़ाइनर का आर्ट फॉर्म होता है। जिस तरीके से डिज़ाइनर उस चीज़ को शोकेस करना चाहता है, मॉडल को उस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। तो वहाँ बाउंडेशंस हो जाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी कम्प्लीटली उन लोगों की होती है रादर देन द मॉडल। एंड बिकॉज आप एक डेट में हैं, इसलिए फॉलो भी करनी पड़ती है। Correct. मतलब ये है, एक रियलिटी है ये। राइट। अच्छा, जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो जो लोग जानते हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री को, ये थोड़ा गहराई से जानते हैं। अब अगर कोई बेसिक इंसान है, वो आउटफिट देखेगा, कांस जैसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो सोचेगा कि ठीक है इसने यूँ ये ड्रेस बना ली होगी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। Correct. थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगी? जो जैसे आपने जिस फेस्टिवल का नाम लिया है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ अगर कोई भी इंसान जा रहा है, तो वो बहुत लंबे टाइम से, हो सकता है 1 साल से उस चीज़ पे काम कर रहा हो, अपने आउटफिट पे काम कर रहा हो, तो वो एक लंबी स्टोरी लेकर चलता है कि नहीं, मेरा आउटफिट इस चीज़ से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि आपको खुद को उस तरीके से शोकेस करना पड़ेगा, तभी आप जाके एक इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख पाओगे। अच्छा, आपने ऐसा कोई आउटफिट कैरी किया है जो अपने आप में एक स्टोरी रखता हो या जिसका कुछ मीनिंग हो? ऐसा कुछ पहना आपने? हाँ, हमारा जो पेरेंट्स में एक रहता है नेशनल कॉस्ट्यूम करके कंपटीशन होता है, जो पूरे कंपटीशन का एक हिस्सा ही होता है, तो उसमें हम अपनी नेशनैलिटी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं, कोई स्टोरी लेते हैं, और उस स्टोरी पे ही हम पूरा आउटफिट क्रिएट करते हैं। तो मैंने मेरे नेशनल पैजेंट में मेरा जो आउटफिट था वो चंद्रयान से रिलेटेड था। और पूरा आउटफिट पूरी उस चंद्रयान स्टोरी से पर बेस्ड था, क्योंकि उसी वक्त हमारा ये चंद्रयान पहुंचा था और उस ड्यूरेशन में ही मेरा पैजेंट था। तो मेरा पूरा आउटफिट सिल्वर कलर में था, और पीछे एक डिस्क सा डिज़ाइन था जिस पे चंद्रयान को पेंट किया हुआ था। तो वो किसी डिज़ाइनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया था मेरे लिए। तो वो एक कंप्लीट चंद्रयान की स्टोरी को कैरी करता था, और उस आउटफिट की वजह से मैंने बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी जीता था। सो बेसिकली वो बहुत रेलेवेंट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे चंद्रयान आया भी और उसी टाइम पे आपने वो कॉस्ट्यूम पहना, तो रेलेवेंसी की वजह से, और अपने आप में वो एक स्टोरी थी। यानी कि हर आउटफिट एक स्टोरी कैरी करता है, बस समझने की जरूरत है। हालांकि इसमें जैसे आपने बताया, ये तो एकदम बिल्कुल ही डिपिक्ट कर रहा है कि दिख रहा है। अच्छा, कांस वगैरह के बारे में आप क्या सोचती हैं? कभी आपका प्लान है कि आप कांस फिल्म फेस्टिवल में जाएंगे? क्योंकि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया जो है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी जा रहे हैं, और कांस पे बड़े एलिगेशंस है कि आजकल हर कोई कांस में चला जा रहा है। वहाँ तक आई गेस पहुँचना इतना आसान नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से स्टेप्स आपको क्रॉस करने पड़ सकते होंगे। आई डोंट नो क्या एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ तक जाने के लिए, तो मैं ज़्यादा इस पे बोल भी नहीं पाऊंगी, बिकॉज मेरा नॉलेज ज़्यादा नहीं है कि आप किस तरीके से कांस में जा सकते हैं। क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा कांस में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो शायद उन लोगों ने उस कैटेगरी को इंक्लूड किया है, इस वजह से इन्फ्लुएंसर्स वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो हो सकता है आगे क्या चीज़ें हो, क्या नहीं हो। ओके, चलिए एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे, तो बिल्कुल आपको समय लिए बिना आपको फटाफट 1 सेकंड में आंसर देना है। आई एम वेरी बैड। ओके, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि सबसे अजीब आउटफिट अब तक कौन सा पहना है? नो, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक कुछ चंद्रयान जैसा कुछ। नहीं, वो बहुत प्यारा था, वो मैं उसको अजीब नहीं बोलूंगी। दैट वाज वेरी गुड। दैट्स फाइन, ठीक है। रैंप वॉक करते हुए कभी गिरी या पैर फिसला? बहुत बार पैर में मोच आई है मेरे, बहुत बुरे तरीके से वॉक करते टाइम। ओके, कॉफी या ग्रीन टी? ग्रीन टी। हेल्थ कॉन्शियस, ओके। चीट डे पर क्या खाती हैं? सब कुछ। स्पेसिफिक? मीठा में कुछ भी। ओके। फेवरेट इंडियन डिजाइनर?
फेवरेट इंडियन डिज़ाइनर वुड बी जो मेरे गाउन के डिज़ाइनर थे जिन्होंने मेरी गाउन डिज़ाइन की, ही इज़ मनीष त्रिपाठी, जो अयोध्या में जो हमारा राम भगवान का मंदिर है उनके कपड़े भी वही डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, हाई फैशन और कमर्शियल शोज? हाई फैशन मेरा एक्सपोजर रहा नहीं है, बट आई वुड प्रेफर हाई फैशन शोज। ओके, ठीक है। इंडियन आउटफिट और वेस्टर्न? इंडियन। इंडियन आउटफिट। ओके, करंट बॉलीवुड क्रश? नो वन। नो वन? ओके। ये बहुत अजीब चीज़ हो सकती है, बट मेरा बॉलीवुड क्रश कभी कोई ऐसा एज सच कोई रहता नहीं है। पॉलिटिशियन? नहीं, क्रश जैसा कभी नहीं रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट नहीं होता है क्योंकि एक सर्टन एज टाइम था जब मैं टीनेज में थी, तब शायद हुआ करता था। विराट कोहली मेरा क्रश था। ओके, सो क्रिकेट बट में? अभी नहीं। क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती हैं आप? बहुत ज़्यादा। अच्छा, शादी वादी हमने खेला, अब थोड़ा सा डीप कन्वर्सेशन में हम आएंगे। डार्क साइड जो लाइक इंडस्ट्री की है, मॉडलिंग इंडस्ट्री की, एक एक करके आप सारे एस्पेक्ट्स बता सकती हैं। हम किसी के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जी, तो हालांकि बहुत ब्यूटीफुल फील्ड है, बहुत ही अच्छा काम है अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट करके चलो और एक विजन के साथ चलो कि मुझे ये इस तरीके से करना है। जैसा कि मेरा प्रेफरेंस रहता है, अगर मैं कमर्शियल शूट्स भी कर रही हूँ तो मैं मेजर इंडियन आउटफिट्स को ही प्रेफर करती हूँ। तो वैसे आप भी कोई भी इंसान अपने प्रेफरेंस लेके चलता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर कोई हर किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट डार्क रियलिटी। यस, तो यही रहता है कि आपके ऊपर प्रेशराइजेशन भी हो सकता है कि आपको प्रेशर किया जाए कि आपको यही पहनना है, यही शूट करना है। अच्छा, हाँ, ये मेरा एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि आप हर तरह के शूट्स करती हैं, आप ट्रेडिशनल भी वेयर करती है, आप वेस्टर्न भी पहनती है। ऐसा कोई अनकंफर्टेबल ऐसा कोई सेगमेंट है कि इस सेगमेंट में आप अनकंफर्टेबल फील करती हो, लेकिन क्योंकि प्रोफेशन है सो वी हैव टू कैरी? जी, तो वेस्टर्न मैं पहनती हूँ, बट इफ़ शूट्स की बात की जाए तो मैं थोड़ा वेस्टर्न अवॉइड करती हूँ फॉर कमर्शियल्स, क्योंकि मैं इंडियन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि कमर्शियल्स में ऐसा रहता है कि किसी भी ब्रांड का किसी भी तरीके का आउटफिट हो सकता है जो आपको एज अ मॉडल पहनना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर पेइंग यू। एग्जैक्टली, तो आपको पहनना ही पड़ सकता है। बट वही बात है कि आप पहले से प्रेफरेंस क्लियर करके रखो कि नहीं, मैं इन चीज़ों में ही काम करती हूँ और मैं इन चीज़ों में ही काम कर सकती हूँ। अच्छा, कभी आपको एक बहुत अच्छा ऑफर आता है, कोई इंटरनेशनल डिज़ाइनर, ओके इट्स डिप्लोमा, ओके, बहुत अच्छा ऑफर आपको आता है कि बहुत अच्छा पे है, बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, और लेकिन वो आउटफिट थोड़ा सा आपके फोटे से बाहर हैं, आप प्रेफर नहीं करती है, तो करेंगी? इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे फैसिनेटिंग आउटफिट्स भी रहते हैं। जैसे हमारी गाउन्स, पैजेंट गाउन्स बनती है जो बहुत सुंदर होती है, एक्सपोजर भी एक्सपोजिंग रहती है, बट वो इतनी एलिगेंस के साथ प्रेजेंट की जाती है कि आप उस चीज़ को अवॉइड या डिनाई नहीं करोगे। अगर मुझे ऐसा कोई डिज़ाइनर उठ के आता है जो बहुत सुंदर सी कोई गाउन क्रिएट करके लाता है या कोई भी आउटफिट ऐसा क्रिएट करके लाता है, तो आई वुड प्रेफर दैट। ओके, बेसिकली अगर वो थोड़ा सा आपके फोटे से बाहर होता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन सुंदर होता है, तो आप पहन लेंगी? हाँ, अनकंफर्ट मेरे लिए मैटर करता है। इफ आई एम अनकंफर्टेबल इन दैट आउटफिट तो मैं उसको नहीं पहनूंगी। लाइक इट्स अनकंफर्टेबल से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा वो शायद ज्यादा आई वुड से कि यस, रिवीलिंग या ऐसा कुछ हो। तो बट वो बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, आपका बहुत फेवरेट शायद डिजाइनर हो, ऐसा कुछ आपके सामने सिचुएशन आ जाती है, मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूं। हाँ, इट डिपेंड्स। अगर मुझे आउटफिट अच्छा लगेगा तो मैं पहन लूंगी। ओके, गॉट इट, ठीक है। सो अभी हमने ये सारी बातें की, इंडस्ट्री की हमने प्रॉन्स एंड ये भी जाने। थोड़ा सा अगर एक और डाउट हो जाता है, जो हमारी थोड़ी टेक्निकल ऑडियंस होती है, वो कहीं ना कहीं ये मॉडल जानना चाहती है कि जो ये फैशन वीक्स होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, डिज़ाइनर्स का पैसा लगता है, तो क्या सारा इन्वेस्टमेंट डिज़ाइनर्स ही कर रहे हैं? जो फैशन वीक्स होते हैं या फैशन रनवेज होते हैं, जिनको हम आम भाषा में फैशन शो बोल सकते हैं, तो इसमें सिर्फ डिज़ाइनर पैसा नहीं लगाता है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं
एक पर्टिकुलर मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है या मेन कंपनी होती है जो उसको कंडक्ट करा रही होती है, तो ऐसे छोटे छोटे रूपों में बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, तब जाके एक इवेंट या एक शो कंप्लीट हो पाता है। ओके, सो बेसिकली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जी। स्पॉन्सर्स होते हैं, जी। डिज़ाइनर्स होते हैं। और एक क्यूरियोसिटी और मेरी रहेगी कि जब कोई मॉडल शुरू करती है, लाइक पेजेंट्स करना शुरू करती है वो, तो क्या पे आउट्स होते हैं उनके, लाइक कहाँ से शुरुआत होती है? पैजेंट्स में कोई भी पे आउट नहीं होता है, क्योंकि आप एक किसी भी पैजेंट को अगर आप उसका हिस्सा बनना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा से आप जा रहे हो। ये एक ऐसा ये कंपटीशन है, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको वहाँ पे पैसा देगा। यहाँ आप अपना ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हो, आप खुद को एक ब्रांड बनाने जा रहे हो, तो वहाँ का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कोई Dresses. नेशनल पैजेंट किया तो उसका पूरा वार्डरोब या वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, कपड़े, मेकअप, फुटवेयर्स, एनीथिंग, वो सब कुछ आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन बाद में अगर आप ये जीतते हो पेजेंट, तो कुछ अमाउंट Yes. आपको ऑफर होता है? जब आप कोई भी टाइटल जीतते हो तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक विनिंग अमाउंट रख सकता है, तो वो आपको मिलता है। और उसके बाद अगर आप जीतने के बाद तो आप अपने आप में ही एक ब्रांड बन जाते हो, तो आपको बहुत से कमर्शियल्स मिलने लग जाते हैं, बहुत सी ब्रांड्स आपके साथ काम करने लग जाती है, तो आप अच्छा खासा अर्न करने लग जाते हो। ओके, ये हमने पेजेंट्स की बात की, अब हम फैशन शोज की बात करें, वहाँ पे पे आउट होता है, तो मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या पे कहाँ से शुरू होता है, लाइक कितना पे एक मॉडल को किया जाता है ऑन एवरेज? जी, तो जो फैशन शोज़ होते हैं वहाँ पे बहुत से पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक मॉडल की हाइट इतनी ही होनी चाहिए, बॉडी ऐसी ही होनी चाहिए, और वो जिस तरीके का फैशन शो है या जिस तरीके के कपड़े हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में वो मॉडल फिट होनी चाहिए, तभी आपको एक सर्टन लिमिट पे कंसीडर किया जाता है, और उस बेसिस पे ही आपको पे किया जाता है। तो वो पे हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो 5,000 रुपये से भी स्टार्ट हो, या तो एक शो का मतलब कितना ड्यूरेशन? 5 से 10 मिनट का एक वॉक? हाँ, हो सकता है अगर एक ही डिज़ाइनर है तो 5 से 10 मिनट का एक वॉक हो गया, अगर और भी डिज़ाइनर्स इंक्लूडेड है तो कपड़े चेंज हो जाते हैं, फिर वापस मॉडल वॉक करती है, तो इट डिपेंड्स। बट अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के साथ रनवे कर रहे हो तो आपको अच्छा अमाउंट भी मिल सकता है। अगर आप किसी इट्स लाइक बिटवीन, हाँ, ये इट्स लाई बिटवीन कितना भी 5,000 से लेके आप 50,000 तक कंसीडर कर सकते हो, अगर 1 लाख अच्छा 2 लाख brand। तक भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो ये एक मिनिमल क्राइटेरिया रहता है। एंड इंटरनेशनल मॉडल्स इससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं? इंटरनेशनल मॉडल्स बहुत अच्छा अर्न करती है थ्रू देयर रनवेज, या जो भी ब्रांड्स या कंपनीज के साथ काम करते हैं वो काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं। ओके, सो ये हमने बात की कि कितना क्या पे स्केल रहता है। हाँ, और जो हम शूट्स की बात करें, जो ई कॉमर्स शूट्स होते हैं, जो कोलैबोरेशन पे भी, लाइक बार्टर पे भी होते हैं शोज? जो एडवर्टीजमेंट होती है आजकल सोशल मीडिया के साथ भी कई ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपके अपनी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। इफ़ आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको हो सकता है कि शुरू में कोई 1,000 रुपये ही दे, कोई 2,000 रुपये दे। धीरे धीरे जैसे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो, धीरे धीरे आपका पे स्केल भी बढ़ता जाता है, तो वो बढ़ते बढ़ते आप महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी डिपेंड्स कमा ऑन सकते हो। आपका तो एक्सपीरियंस कि आपने कितना काम किया है। करेक्ट। सो कई बार ऐसा भी होता है कि मॉडल्स शुरुआती दिनों में बिल्कुल फ्री भी वॉक कर रही हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका एक पोर्टफोलियो बन जाए। करेक्ट, क्योंकि इनिशियली आप किसी भी जगह, अगर आप एक जॉब के लिए, अगर आप इंटर्न हो, आप कहीं भी काम करने जा रहे हो, तो हो सकता है कंपनीज आपको एक्सपीरियंस के लिए रखे या आप खुद एक्सपीरियंस के लिए कहीं काम करो। तो ये एक तरीके का वही सेगमेंट है कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जाओ, उसके बाद अगर आपकी एक पर्सनालिटी या एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे आपको पे स्केल मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना काम किया है, आपकी फेस वैल्यू धीरे धीरे बनती है। और आप किस तरीके से अपने काम को डिलीवर कर रहे हो। अच्छा, मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं एक पर्सनालिटी का नाम लूंगी जो कि हाउएवर मॉडर्न नहीं है, उर्फी जावेद। उन्होंने कई सारे आउटफिट्स क्रिएट किए और बहुत ज़्यादा अतरंगी आउटफिट्स, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा उनके आउटफिट्स पसंद कर रहे हैं क्योंकि क्रिएटिव तो है। वो एक इन्फ्लुएंसर है,
वो अभी तो बहुत सी जगहों पे, बहुत से शोज में भी हमको देखने को मिल रही है। बहुत बड़े फैशन डिजाइनर्स के लिए उन्होंने काम किया है अभी। यस, अभी धीरे धीरे उन्होंने भी बहुत स्केल किया है लाइफ में। तो इनिशियली जो चीज़ें थी, हम कह सकते हैं कि उनकी आउटफिट्स, उनकी चीज़ें बहुत अतरंगी हुआ करती थी, और उन अतरंगी चीज़ों की वजह से ही वो लोगों में इतना पॉपुलर हुई है, वरना बेसिक चीज़ें करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ अलग करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे, तभी आप विजिबल हो पाओगे। तो वही विजिबिलिटी उनको मिल गई। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारे हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए, मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये थी भावना वैष्णव की कहानी, जो कि राजस्थान के बालोतरा ज़िले से निकली और अपना एक बड़ा नाम उन्होंने कमाया, इंटरनेशनली भी उन्होंने प्ले किया, साथ में इतना काम किया और आज हमारे साथ हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करेंगे कि बालोतरा की बेटी की कहानी आपको पसंद आएगी। एक और नई पॉडकास्ट के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।